देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। पर ये पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ जो तुम लोगों ने मैं भी पढ़ी हो और मैं भी ना पढ़ी हो या पढ़ी हो फिर भी याद ना हो। सबसे पहले अपने को इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले अपने को ये बताना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या रहती है। फॉर्म्स मतलब टाइप्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अपने ओसी में या इसमें पढ़े हैं, तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी यहाँ पे ले लेते हैं जिससे कि अपन शेयर्स की कंसेप्ट पे प्रॉपरली पहुँच सके। क्यों शेयर्स इशू किए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स इशू किए जाते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, बराबर है। ये सब पढ़ने के लिए अपन पहले पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दो फॉर्म्स है मेनली, एक है प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक है पब्लिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडर। सेकेंड है पार्टनरशिप फॉर्म। थर्ड है अपना हिंदू अनडिवाइड फैमिली। फोर्थ है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फिफ्थ है अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी या जिसको अपन सिर्फ कंपनी के नाम से ठीक है। और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब मोस्टली जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है उनको अपन पब्लिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलेंगे। इसमें डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। और फोर्थ है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेस चलाए जाते हैं जिनको बोला जाता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर मतलब एकल व्यापारी, मतलब एक अकेला पर्सन जो व्यापार करता उसको अपन बोलेंगे सोल ट्रेडर। ठीक है, ये अपने को जनरली हर जगह देखने मिलता। 70% कोई भी कंट्री की इकोनॉमी सोल ट्रेडर की वजह से चलती, बराबर है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे अपने को सारी चीजों का सप्लाई करने की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है पार्टनरशिप फॉर्म। जब कुछ लिमिटेशंस आई सोल प्रोप्राइटर की, जैसे कि ये वन मैन ऑर्केस्ट्रा है, बराबर है। वन मैन ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या, अकेला ही पियानो बजेगा, अकेला ही गाना गाएगा, अकेला ही डांस करेगा, अकेला ही ड्रम बजेगा वगैरह वगैरह। वैसे यहाँ पे सोल ट्रेडर भी क्या है, अकेला पर्सन है, अकेला ही बिजनेस चलाएगा, दुकान खोलना, सामान लाना, लगाना, कस्टमर्स को बेचना, प्रॉफिट अर्निंग करना, बैंक के पेमेंट करना, सप्लायर्स को पेमेंट करना, कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स अवेलेबल करवा के देना, ये सारी चीजें अकेला कौन हैंडल करता, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में सोल प्रोप्राइटर पे कुछ लिमिटेशंस आती है कि वो अकेला कहाँ देगा, बैंक पे लेगा, पैसे भरेगा, कस्टमर्स को दुकान खोल के माल बेचेगा, क्या क्या करेगा। तो ये लिमिटेशंस को हटाने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आए, बराबर है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया पार्टनरशिप। मतलब घर का कोई पर्सन है, फैमिली फ्रेंड्स कोई है, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता, दो लोग साथ में आते, एग्री करते कि देख अपन एक बिजनेस चलाएंगे, ठीक है,
उस बिजनेस में आने वाला प्रॉफिट या लॉस अपन क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट वो आपस में करते हैं। मैं इतना कैपिटल लाऊंगा, तू इतना कैपिटल लाना, अपन बिजनेस को चलाएंगे, तू ये काम करना, मैं ये काम करूंगा। इस तरीके से पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए जाते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है, जिसको बोला जाता भागीदारी संस्था मराठी में। ठीक है, उसके बाद तो इसमें क्या हुआ, इसका एक एडवांटेज मिला कि सोल प्रोप्राइटर में अकेला पर्सन सब हैंडल करता था। यहाँ पे अब 2 या 2 से ज्यादा लोग हो गए जो बिजनेस एक्टिविटीज को करेंगे या बाकी सारे कामों को करेंगे। कोई दुकान पे बैठेगा तो कोई माल परचेस करके लेगा, कोई बैंक अकाउंट को हैंडल करेगा। तो ऐसे सारे कामों का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट का भी शेयरिंग हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट कौन एंजॉय करता था, अकेला पर्सन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने प्रॉफिट को भी शेयर कर दिया, लेकिन रिस्क भी फिर क्या हो गई, कम। ठीक है, तो फिर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सामने आया। उसके बाद है हिंदू अनडिवाइड फैमिली, ये तो सिंपल चीज है, देखो इसके नाम में है हिंदू अनडिवाइड फैमिली। ठीक है, तो इसको कौन बना सकता, सिर्फ और सिर्फ हिंदू पर्सन ही इस ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता। इसका रेगुलेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जिसको हिंदू लॉ ऐसा भी बोला जाता है। तो हिंदू लॉ के हिसाब से जो भी हिंदू फैमिलीज है वो इस बिजनेस को कर रहे होंगे, किसी भी बिजनेस को अगर हिंदू फैमिली कंसेक्यूटिवली इनहेरेंट से या तो पीढ़ी से, एक पीढ़ी अपने दादाजी, फिर अपने पापा और अपने भैया और भैया का लड़का, इन लोगों ने एक ही बिजनेस को अगर कंटिन्यू किया है तो उसको अपन इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, हिंदू अनडिवाइड फैमिली। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से बनाया जाता है। इसको सिर्फ हिंदू फैमिली ही चला सकती, उनको ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला है। उसके बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, लोगों को मनी का इवोल्यूशन हुआ, मनी की जरूरत लोगों को समझने लगी, तो धीरे धीरे एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया जिसको बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेट मतलब क्या, हेल्प करना। तो जब क्या होता था कि गांव में, छोटे छोटे गांव में कुछ पैसे वाले लोग साहूकार रहते थे, वो लोग बहुत सारी इनकम अर्निंग करते थे, अर्निंग करके किसी पर्सन को, जरूरतमंद को वो पैसा प्रोवाइड करते थे, तो सामने वाला उस पैसे को डुबा देता था या तो रिपेमेंट टाइम पे करता नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने क्या सोचा कि अपन अपने पहचानने वाले लोगों को एक साथ लाएंगे, उनके पास जितने पैसे है वो लाएंगे, अपने पास जितने पैसे है अपन लाएंगे। कोऑपरेशन के नेचर से, कोऑपरेशन के इंटेंशन से अपन एक बिजनेस को बनाएंगे, और कोऑपरेशन करने के नेचर से बनने की वजह से उन्होंने भी कुछ अपने फॉर्म में लाया है, अपन अपने पास ज्यादा पैसे है तो अपन ने भी अपने उस फॉर्म में या उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे लाए हैं, तो सबका पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन में है। जिन लोगों को जरूरत है तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उनको ये लोन दिया जाए, बराबर है। मतलब इन्होंने क्या किया, इन शॉर्ट कि साहूकार था, साहूकार अनरेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड था, वो पैसे देता था, कभी कभी वो लेबर का बेनिफिट लेता था या मजदूरों का या कम पैसे वाले जरूरतमंद लोगों का बेनिफिट लेता था, तो कभी कभी जरूरतमंद लोग उसको ही फंसा के चल जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन ना हो इसलिए उन्होंने पहचानने वाले लोगों को या जरूरतमंद लोगों को एक साथ लाया, उनको बोला कि अपन ऐसे पैसे देने लेने से अपन क्या बनाएंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे, जिसको फिर 1912 की एक्ट से परमिशन दी गई और एक इसके लिए स्पेशल एक्ट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसके हिसाब से इसका रेगुलेशन किया जाता। ठीक है, और ये सारी चीजें होने लगी। फिर एक ऑर्गेनाइज मैनर में जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ज्यादा पैसे लाने लगे, जिनके पास कम है वो कम लाने लगे, जिनको जरूरत है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके जाने लगे। इससे गरीब लोगों को या कम पैसे वाले लोगों को हेल्प भी हो गई और पैसे वाले लोगों का पैसा सिक्योर भी हो गई। ठीक है, फिर ये भी कहाँ तक लिमिट था, एक गांव, एक एरिया, एक गली या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन तक लिमिटेड था।
जैसे ही इसमें क्या किया, कम पैसे रहने वाले और ज्यादा रहने वाले लोगों ने, सब लोगों ने इसमें पैसे लाए, जिनको जरूरत थी उनको दिए। ठीक है, वैसे ही एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले इंग्लैंड में डेवलप हो चुका था, जिसको बोला गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी दो बेस पे बना, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जैसे लोगों ने पैसा लाया था उस बेस का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बोल के भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को पहचाना जा सकता, या तो जब इंडिया में ब्रिटिश लोग थे तो उन्होंने सबसे पहली कंपनी इंडिया में बनाई, जिसको क्या नाम है पता नहीं, आज की हिंदुस्तान लीवर, पता है हिंदुस्तान लीवर? हिंदुस्तान लीवर ये जो कंपनी थी ये अंग्रेजों ने उस टाइम बनाई हुई कंपनी थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी आई थिंक बोला जाता, बराबर है। तो वो सबसे पहले फॉर्म होने वाली कंपनी इंडिया में थी। ठीक है, तो बहुत सारे कुछ उसकी हिस्ट्री है तो स्टॉक कंपनी के पहले, पर तुम लोगों को इतनी जरूरत नहीं है, तो अपन सीधा पॉइंट पे आते। जॉइंट स्टॉक कंपनी इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है, या तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिशों ने अपने यहाँ पे लाया हुआ एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते, पैसे एक साथ लाते और शेयरिंग ऑफ कैपिटल करते और उससे बड़ा बिजनेस चला। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर इसके फीचर्स और इसकी डेफिनेशन वगैरह अपन सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, पोस्ट डिपार्टमेंट है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। सबसे पहले मैंने ये नहीं बोला कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जिसमें गवर्नमेंट का शेयरिंग 50 या 50% से ज्यादा हो, या रेगुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन पे, जिन ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा हो उसको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोला। इसलिए मैंने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में रेलवे, उसके बाद डिफेंस, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ये सारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें भी गवर्नमेंट खुद का शेयरिंग रखती है ताकि डिसएडवांटेज अपने को ना हो। ठीक है, बाटा, टाटा, ये सारी एमएनसीज है। गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट खुद बनाती और चलाती, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कंपनीज ऐसा बोला जाता। बीएसएनएल, बेल, बेल मतलब बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद एमटीएनएल हुआ, उसके बाद बेल हुआ, भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो स्पेशल एक्ट से बनी हो, जिनके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस रहती, ये उनके स्पेशल एक्ट से बनी रहती, जैसे आरबीआई हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक सेपरेट एक्ट है, सेपरेट एक लॉ है जिससे वो गवर्न होती और चलती। ठीक है, तो अब ये जब अपन ने समझ लिया तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसमें अपने को लिखा है इशू ऑफ शेयर्स। तो अपन अब पढ़ लेते जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर जरूरत है तो पॉज करके इसको लिख लो। देखो अपन ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने बोला अपने को मेनली क्या पढ़ना है, कंपनी या जॉइंट स्टॉक। ठीक है, अब कंपनी के बारे में बोला जाए उतना कम है, बराबर है, इसके लिए बहुत सारा टाइम नहीं होना, पर जितना आपने को सिलेबस से रिलेवेंट है उतना मैं तुम लोगों को बताने का मैं ट्राई करती हूँ। कंपनी ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले ये एक एक्ट से रेगुलेट होता है। एक्ट मतलब कायदा, एक कायदे से ये रेगुलेट किया जाता है, इसलिए इसको लीगल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इसलिए कंपनी पढ़ते वक्त अपने को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे बनता, कंपनी एक्ट से बनता।
company which is formed as per Companies Act 2013 or any of the previous Companies Act is called company. ठीक है, देखो company means a company which is formed or registered as per Companies Act 2013 or any of the previous Companies Act. ठीक है, तो इससे अपने को एक चीज समझ में आ गई कि अभी का कंपनीज एक्ट कौन सा है, 2013 मतलब 2013. ठीक है, तो 2013 के कंपनी एक्ट के हिसाब से जो कंपनी बनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई है उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपनी. ठीक है, और एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट, एनी ऑफ द प्रीवियस एक्ट मतलब इससे पहले कंपनी एक्ट एक था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट अलग अलग टाइप पे अलग अलग थे, लेकिन सबसे फेमस एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, तो तुम लोगों की अगर पुरानी बुक्स तुम लोगों के पास होंगी तो उसमें तुम लोगों को ऐसा देखने मिल सकता है कि एज पर कंपनीज एक्ट 1956. और अपने को नए सिलेबस के हिसाब से कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो कंपनी मतलब कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या उसके पिछले कोई भी कंपनी एक्ट से बनी हुई हो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपनी. ठीक है, फिर कंपनी में कंपनी के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे तुम लोगों ने देखे होंगे. कंपनी के टाइप्स है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, ऐसे अलग अलग टाइप्स है, बहुत सारे इसके टाइप्स है. लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी वगैरह वगैरह. ठीक है, पर वो अपने अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है. अब अपन सबसे पहले जाते कहाँ पे जाते, अपन पढ़ते फीचर्स ऑफ कंपनी. सबसे पहले ये समझ में आया क्या, कंपनी मतलब क्या. कंपनी मतलब कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या उसके पिछले कोई भी कंपनी एक्ट से रजिस्टर हुई हो उसको अपन कंपनी ऐसा बोलेंगे. अलग अलग ऑथर्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी, लेकिन ये सबसे इजी वाली डेफिनेशन है जो कंपनी एक्ट में दी. ठीक है, किसी भी कंपनी को कंपनी कब बोलेंगे, जो कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होगी उसको ही कंपनी बोला जाएगा. ऐसा कंपनी एक्ट में दिया है. तो अपन आगे ज्यादा सोचेंगे कि इसके बारे में. मतलब मैंने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसको कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर नहीं किया तो मेरी कंपनी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी काउंट किया जाएगा नहीं. ठीक है, कुछ लोगों ने, कुछ ऑथर्स ने इसको फीचर्स के बेस पे इसकी डेफिनेशन दी, पर कंपनी की डेफिनेशन तो अपन यही ध्यान में रखेंगे. कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पिछले कोई भी कंपनीज एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट से बनी हो उसको अपन क्या बोलेंगे. समझा इतना. तो ये कंपनी के कुछ फीचर्स है जो कि अपन यहाँ पे पढ़ेंगे. सबसे पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. जैसे मैंने तुमको बोला कि इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब एग्जिस्टेंस में कैसे आती, किसी एक्ट से आती, किसी कायदे से आती. तो ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब किसी कायदे से रजिस्टर्ड एसोसिएशन. बराबर है, ये रजिस्टर्ड होंगी तो इसको कंपनी बोला जाएगा, अदरवाइज इसको कंपनी नहीं बोला. बराबर है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. ठीक है, सेकेंड फीचर है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या कि ये खुद के नाम से बिजनेस चला सकती, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, अलग अलग एग्रीमेंट्स कर सकती, अलग अलग लोगों से अपने नाम से सारी बिजनेस एक्टिविटीज को फॉलो करवा सकती. इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता,
सेपरेट लीगल एंटिटी इसका फिगर माना। ठीक है, समझ में आया? तो ये अलग है, जो इसको बनाते उनके नाम से ये चलती नहीं। ये कैसे चलती? सेपरेट, खुद के नाम से चलती। ये एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन, लॉफुली इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है। जैसे वो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड हुई, उसको लीगल ऑर्गेनाइजेशन या लॉफुल एग्जिस्टेंस मिल जाता, जिससे कि वो खुद के नाम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती, किसी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकती। कोई कंपनी के नाम से कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। जैसे मेरे को लग रहा है कि मैं रिलायंस कंपनी ने मेरा बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, तो मैं जाके रिलायंस कंपनी पे क्या करूं? सूट फाइल करूं, कोर्ट में जाके केस डालूं। तो ऐसे सिचुएशन में मैं डायरेक्टली जाके रिलायंस कंपनी के नाम से सूट फाइल कर सकती। ठीक है, मैंने रिलायंस कंपनी का कोई लॉस किया तो रिलायंस कंपनी के नाम से मेरे पे सूट फाइल करे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता? सेपरेट लीगल एंटिटी बोला। इसके बाद इसका थर्ड फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब इसका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए। मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी रन्स फॉरएवर। ऐसा एक सेंटेंस बोला जाता कि कितने भी मेंबर्स आए, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, और कितने भी गए तो भी कंपनी चलते ही रही। ठीक है, क्योंकि वो कैसे बनी है? लॉ से बनी। उसको कैसे खत्म किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ लॉ से ही उसको खत्म किया जा सकता है। उसका एग्जिस्टेंस कब खत्म होगा? लॉ से ही खत्म होगा। तो लॉ से कैसे खत्म होगा? अपन गए कोर्ट में और बोला कि अब अपन एक कंपनी बने, अपन कोर्ट में गए कि अब हम ये कंपनी नहीं चला सकते, हमको ये कंपनी को बंद करना। तो कोर्ट एक ऑर्डर देती और उसके हिसाब से कंपनी उस दिन से, जिस दिन ऑर्डर दे दिया रिजोल्यूशन का, उस दिन से कंपनी बंद। ठीक है, पर इसके लिए बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस फिर करनी पड़ती, वाइंडिंग अप की पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती और वो सारी चीजें हैं। तो इसीलिए इसको परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मराठी में इसको बोला जाता चिरंतन कालीन अस्तित्व। बराबर है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस कैसा है? बहुत सारे टाइम तक, जब तक मेंबर है या मेंबर आए, नए मेंबर आएंगे, पुराने जाएंगे, फिर भी ये कंटिन्यू चलते 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 रहेंगे। कोई रहने से, किसी के मेंबर के रहने से, नहीं रहने से इसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि ये किसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती? खुद के नाम। कंप्लीट किसके नाम से करती? खुद के नाम। पेमेंट किसके नाम से करती? खुद के नाम। हाँ, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप होता तो इस सिचुएशन में पार्टनर मर गए तो बिजनेस बंद, सोल प्रोप्राइटर मर गया तो बिजनेस। सपोज मेरा क्लासेस चल रही है और मेरे को अचानक कुछ हो गया तो बिजनेस बंद। बराबर, तो मेरे को परपेचुअल एग्जिस्टेंस है क्या? अमरत्व लेके आई क्या मैं? नहीं। बराबर है, लाती तो अच्छा नहीं होता। बराबर है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या लाया है? अमरत्व लाया है। क्या से लाया अमरत्व? ये कंपनी एक्ट से लाया है कि वो अमर है, जितना चाहे उतना जी सकती। अभी पीछे रेमंड कंपनी की ऐड आ रही थी, ठीक है, उसके कंपनी को फॉर्म होने को, रेमंड कंपनी को फॉर्म होने को 125 इयर्स हो गए थे। अभी कुछ 1-2 साल पहले उसकी ऐड आ रही थी, सिंस 1925 ऐसा कुछ आ रहा था कि 1920 ऐसा कुछ आ रहा था। तो 125 इयर्स उस कंपनी को कंप्लीट हो गए। टाटा मोटर्स को भी 70-80 इयर्स से ज्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, तो वो तुम लोग देख लेना थोड़ा सा। पर कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे है? परपेचुअली। वो एक्ट से ही उसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद है कॉमन सील। कंपनी कैसे काम करती है? कॉमन सील। कॉमन सील मतलब अपने सिंपल लैंग्वेज में एक स्टैम्प। जिस भी कंपनी के डॉक्यूमेंट पे कंपनी का कॉमन सील लगा है वो डॉक्यूमेंट कंपनी ने साइन किया है, ऐसा माना जाता। जैसे अगर अपने को कोई डॉक्यूमेंट साइन करनी तो अपन क्या करते हैं? पेन लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं। तो कंपनी कैसे साइन करेंगे? क्योंकि वो तो लीगल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन है। क्या पर्सन के दो टाइप रहते पता है? आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन।
नेचुरल पर्सन मतलब क्या, अपन लोग राम श्याम मैं तुम सब लोग अपन क्या है, नेचुरल पर्सन। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, जो लॉ से एग्जिस्टेंस में आता है, जिसको पर्सन के जैसे सारे राइट्स मिले हैं, उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो अब कंपनी क्या है, एक्ट से बनी है, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी नेक्स्ट अपन फिफ्थ वाला फीचर वही देखने वाले कि वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ऐसे सिचुएशन में उसकी जगह कौन साइन करेगा, तो उसकी जगह उसका स्टैम्प या उसका कॉमन सील लगाया जाएगा। ठीक है, और कंपनी को चलाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स, बराबर है, अपन आगे पढ़ने वाले शेयर होल्डर्स मतलब क्या, डायरेक्टर्स मतलब क्या, शेयर्स मतलब क्या, वहां पर अपन उसको क्लियर करेंगे। तो जो डायरेक्टर्स रहते वो डायरेक्टर्स ये कॉमन सील लगा के उसके बाजू में साइन करते कि हमारे एग्जिस्टेंस में, हमारे अस्तित्व में, हम रहते हुए हमारे प्रेजेंस में ये कॉमन सील इस डॉक्यूमेंट में लगाया गया है। बराबर है, ये कॉमन सील डायरेक्टर्स के पास रखना कंपनीज एक्ट के हिसाब से मस्ट, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टर्स को कंपनी का ओनरशिप या मैनेजमेंट का काम दिया जाता है। मैनेजमेंट का काम डायरेक्टर्स को दिया जाता है, तो उनके पास इसकी अथॉरिटी रहती, तो वो चाहे उस डॉक्यूमेंट पे इस कॉमन सील को लगाते और खुद की उस पर साइन करते, यानी वो प्रूफ हो जाता ये कंपनी ने एग्री किया। ठीक है, तो कंपनी किसी के साथ भी एग्रीमेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, उस डॉक्यूमेंट पे क्या लगाया जाता है, उसका कॉमन सील। ठीक है, तो फिर अभी मैंने तुम लोगों को क्या फीचर बोला था, क्या बोला था, बोलना, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, कि वो नेचुरल पर्सन नहीं, उसको किसी लॉ से बनाया। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉफुली है, इसको सारे सिटीजनशिप राइट्स मिल जाते जैसे ये एक्ट के हिसाब से रजिस्टर हो जाते। सिटीजनशिप राइट्स क्या है, जो तुमने सिविक्स में शायद पढ़ के रखा। ठीक है, वो अभी हमको अभी कहीं याद नहीं रहता मैम, पिछला सिविक्स कहाँ से ला रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, याद कर लेना अपने को क्या क्या राइट्स है, अपन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, तो अपने को क्या क्या राइट्स है वो तुम लोगों को पता चाहिए। जो अपने को राइट्स है वो सारे राइट्स कंपनी को भी कंपनी एक्ट के रजिस्ट्रेशन के बाद मिल जाए। ठीक है, तो फिर मैं सिटीजनशिप राइट्स में लग गई, तो फिर वही चली जाऊंगी, उससे अपन आ जाते अपने अपने पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कंपनी का मेन फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी तक अपन ने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, इनमें जो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर रहती या ओनर रहती, ये कैसी रहती, अनलिमिटेड। मतलब सोल प्रोप्राइटर की शॉप है, वो डूब गई, उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, उसके देने ज्यादा हो गए, उसके पास एसेट कम है बिजनेस में, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करके उसको सबके पैसे देने पड़ेंगे। पार्टनरशिप में भी वैसे ही, बराबर है। लेकिन कंपनीज एक्ट का एक बेनिफिट है कि यहाँ पे जो लोग ओनर होंगे वो लोगों की लाइबिलिटी कैसी होंगी, लिमिटेड। कैसी होंगी, लिमिटेड। जब मैं शेयर्स पढ़ाऊंगी तो इसका मीनिंग वहां पे तुमको और अच्छे से समझो। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी या ओनर्स की लाइबिलिटी कैसे रहती, लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी में जो ओनर्स है, जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते, इन लोगों को शेयर होल्डर से क्या बोला जाता, शेयर होल्डर। और जब कंपनी में शेयर होल्डर्स पैसे इन्वेस्ट करते तो उन जो लोग पैसे बिजनेस में लाते उनको ओनर ऐसा बोला जाता है। ऐसा अभी तक अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अकाउंट में पढ़ा होगा, कैपिटल कौन लाता, प्रोप्राइटर लाता। तो जिन लोगों ने कंपनी में कैपिटल दिया है उनको बोला जाता कंपनी के ओनर, और ओनर को बोला जाता शेयर होल्डर।
कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट करने के लिए वो किसको चुन के दे देते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट कंपनी का करने का काम करते हैं, जिससे कि ओनरशिप किसी और की और मैनेजमेंट किसी और का। तो इसलिए कंपनी का एक फीचर है कि यहाँ पे अपने को ओनरशिप में मतलब ओनर कोई और, मालिक कोई और मैनेजमेंट करने वाला कोई और। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है, बोलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब तुम लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि मैंने मेरे कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए या किसी और को सोल्ड कर दिए। ठीक है, मैंने सपोज रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स परचेज किए, मेरे को जब तक रखना था, जब तक पैसे की जरूरत नहीं थी, मैंने उसको रिलायंस कंपनी में मेरे पैसे इन्वेस्टेड रहने दिए। अगर मेरे को शेयर्स को सोल्ड करना है तो उसकी जो कोई रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटी है, फॉर्म है वगैरह है, जो कुछ फॉर्मेलिटीज है उनको मैं कंप्लीट कर दूं तो मेरे शेयर्स में किसी और को ट्रांसफर कर। समझ में आया? तो ट्रांसफरेबिलिटी ये सेकंड फीचर अपने को यहाँ पे एक फीचर अपने को देखने मिलता कि जैसे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न होगी, पार्टनरशिप होगी, तो किसी और को अगर ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी अपन ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर पाए। सपोज मेरे क्लासेस में मेरे को किसी और को ट्रांसफर करना है तो इजीली ट्रांसफरेबल है क्या? नहीं, क्योंकि जो मेरा गुडविल है या मेरे पहचान से जो लोग आए वो शायद नए टीचर के पास आने के लिए रेडी ना हो। ठीक है, तो ऐसा कंपनीज में नहीं होता। कंपनी का एक बेनिफिट है कि उसके शेयर जिसने खरीदे जब चाहे किसी और को दे सकता, इसलिए उसको परपेचुअल एक्विजिशंस में मेरे आने से और मेरे जाने से कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं होता। मेरे पास शेयर्स रहो या तुम लोगों के पास रहो, कंपनी को कोई लेना देना नहीं। मैंने होल्ड किए थे, मैंने तुम लोगों को होल्ड कर दिए, तुम लोगों के पास है, कंपनी को सिर्फ पैसे होना जो कि ऑलरेडी कंपनी को मिल चुके। ठीक है, तो अपन अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दो, गिफ्ट कर दो, डस्टबिन में डाल दो, कंपनी को उससे कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसके बाद है कंपनी एक्ट के हिसाब से, ये तो थोड़े से अलग फीचर्स है। कंपनी एक्ट के हिसाब से हर कंपनी को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने बराबर है, कंपल्सरी। जैसे सोल प्रोप्राइटर को कोई कंपल्शन नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाए, वो सिर्फ जब चाहे जो इनकम टैक्स के हिसाब से अपने अकाउंट्स का प्रॉफिट बता के सारे टैक्सेस फिल कर सकता है। लेकिन कंपनी एक्ट को ऐसा ऑप्शन नहीं है। कंपनी एक्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और अलग अलग और सारी बुक्स रहती है वो सारे मेंटेन करना कंपल्सरी। ठीक है, उसके बाद ऑडिट करवाना कंपनी एक्ट के हिसाब से या इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है वो सारे फॉलो करवा के मिलने का भी एक फीचर अपने को यहाँ पे कंपनी में दिख जाता है। इन शॉर्ट ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ये सारे फीचर्स अपने को यहाँ पे देखने मिलते हैं। उसके बाद कोई भी मेंबर ओनर इसको कंपनी की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लेने का पूरा राइट है। बराबर है, सपोज मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर है तो मैं रिलायंस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट जाके कभी भी देख सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पार्ट अपने को एसपी में तुम लोगों का अगर एसपी होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अदरवाइज अभी अगर कुछ पार्ट उसका 12th तक कवर्ड है जो कि अपन एसपी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कंपनी, ये हुए कुछ कंपनी के फीचर्स। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने मेन चीज पे जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो लिखना हो तो लिख लेना। पहले बहुत बोर कर लिया था लोगों को। ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, सारी चीजें अकाउंट के हिसाब से कितनी जरूरत थी नहीं थी वो नहीं पता, पर एक रैशनल स्टूडेंट तुम लोगों को वो सारी चीजें पता होनी थी, इसलिए मैंने वो सारी चीजें ले ली। ठीक है, अब अपन आते हैं टू द पॉइंट। आजकल
इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, हाँ सोमर आ जाओ। इश्यू ऑफ शेयर्स, अब इश्यू ऑफ शेयर्स क्यों किया जाता है? ठीक है ना, इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब क्या, ये सब पढ़ने के लिए अपने को कुछ चीजें देंगे। जैसे अपन एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसको अपन ने बोला सोल ट्रेडर या सोल ट्रेडर। ठीक है, सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाता? कैपिटल लाता। बिना कैपिटल के तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, है ना। कैपिटल कैसे ला सकता वो? बोलो बोला, कैश में ला सकता, मतलब वो ओन फंड ला सकता। ओन फंड मतलब खुद के पैसे, या तो बोरोड फंड ला सकता है ना, बोरोड किसी से उधारी परारी करके, है ना, तो उधारी करके वो लेके आएगा बोरोड फंड या ओन। मोस्टली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता वो कैसे लाते पैसे? ओन फंड। और क्योंकि नया बिजनेस था, कोई पर्सन अपने को कर्जा देने के लिए रेडी नहीं है, फैमिली फ्रेंड से रिलेटिव रहेंगे, लेकिन बैंक वगैरह अपने को लोन नहीं, तो मोस्टली अपन ऐसा अज्यूम करके चलते कि उसने खुद के पैसे लाए, है ना, तो अपन ओन फंड मान लेते, खुद के पैसे उसने लाए हैं, तो अपन अकाउंट में जनरल एंट्री भी कर देते। तुम्हारी मोस्ट फेवरेट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बराबर है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो लोग तुम लोग मस्त करके एंट्री कर लेते, उसकी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या फिर ओनर का नाम दिया होगा सपोज एक्स का, तो एक्स कैपिटल। ठीक है, बस हो गई एंट्री। अब ये था सोल प्रोप्राइटर था, तो बहुत इजी। इसके बाद अपन ने सेकंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप बनाने में भी दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे तो वो भी क्या लाएंगे? पैसे लाएंगे। पैसे तो अपन वापस एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो पार्टनर होंगे सपोज ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कैप, तो तुम लोग भी कैप नहीं यूज करना। ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना कैपिटल। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे, तो उनका पर क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री कैसे करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बी ने और ए ने पैसे लाए, इसमें लाए पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मैंने तुम लोगों को बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपने पहचान वाले लोग क्या लाते? कैपिटल लाते। तो वहाँ पे भी क्या किया जाता? वहाँ पे एक सिस्टम को यूज किया जाता जिनको बोला जाता शेयर्स। क्या बोला जाता? शेयर्स। मतलब क्या है? देखो अपन जा रहे हैं शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या है? जैसे अपन ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल लाता ओनर, पार्टनरशिप में कैपिटल लाता पार्टनर, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में कैपिटल लाता शेयर कैपिटल। कहाँ से कैपिटल आता? शेयर कैपिटल। अब जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा छोटा मोटा काम काज करना है, अपने पैसे लाएंगे, चलेंगे, खत्म करेंगे तो, लेकिन अपने को एक बड़ा बिजनेस डालना है, अपने को एक बड़ी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री डालना है। अब उसके लिए लगने वाला पैसा बहुत है। एक नया मोबाइल कंपनी ओपन करना है, उसके लिए लगने वाला पैसा बहुत सारा है, जो कि मेरे को अकेले को लाना पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं? मेरे बहुत सारे करोड़पति भी होंगे, अब्जोपति भी होंगे, तो भी मेरे पास इतना फंड है, मेरे को हमेशा बिजनेस करने के लिए उससे ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती। ठीक है ना, तो एक लिमिटेशन हमेशा किसी पर्सन को फाइनेंस लाने में है, और अकेला पर्सन अगर इतने पैसे इन्वेस्ट कर देगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट कर देगा, तो लॉस भी उसको अकेले को बियर करना पड़ेगा। इसलिए किसी पर्सन के पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी वो उतने पैसे लगा के सोल प्रोप्राइटरी स्टार्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया जिसको बोला गया कंपनी। ठीक है, तो कंपनी में जब कैपिटल लाया जाता तो उसको कंपनी का कैपिटल ऐसा बोला जाता, सही है। पर कंपनी को कैपिटल कैसे लगता? बहुत सारा। तो ऐसे सिचुएशन में ये कैपिटल के क्या कर दिए जाते हैं? सपोज ये कंपनी का कैपिटल, ठीक है, कितना कैपिटल कंपनी को लाना है? सपोज ये है 10
कंपनी क्या करती, इस 10 करोड़ को हिस्सों में डिवाइड करती, पार्ट्स में डिवाइड करती, इसके टुकड़े टुकड़े करती, ठीक है। और क्या करती, ये एक एक हिस्से को, एक एक टुकड़े को सेल करती। ये एक हिस्सा 10 रुपए, ये एक हिस्सा 10 रुपए, ऐसा करके ये पूरे कैपिटल को, सपोज 10 करोड़ रुपए मिले, 10 करोड़ रुपए में मैंने बोला कि तुमको अगर एक हिस्सा लेना होगा तो 10 रुपए तुम लोग लाना, और इस 10 करोड़ का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक शेयर लेके जाना, समझा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या बोला जाएगा, शेयर, ठीक है। तो मैंने देखो क्या किया, कंपनी के कैपिटल में एक शेयर होल्ड किया, 2 शेयर होल्ड किए, 3 शेयर होल्ड किए, 4 किए, 5 किए, 6 किए, 10 किए, 1000 किए, ठीक है। तो कंपनी क्या करती, जब ये कैपिटल के उसको टुकड़े करना रहता, तो ऐसे सिचुएशन में एक फेस वैल्यू डिसाइड कर लेती। क्या डिसाइड कर लेती, फेस वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइड कर लेती। जो मैंने यहाँ पे 10 रुपए लिए ना, ये कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए, ये कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए कि ये क्या है, हम लोग हमारे कैपिटल का एक शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू का बनाएंगे, ऐसा कंपनी उसके रूल के हिसाब से डिसाइड कर ले, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू, ठीक है, समझ में है। तो ये फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड कर लेती। फिर सपोज मेरे पास 10 करोड़ रुपए थे, 10 करोड़ रुपए कैसे लिखे, सही लिखेगा गलत, सही है। अब 10 करोड़ रुपए में मैंने बोला कि एक शेयर कितने रुपए का होगा, 10 रुपए का, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर दिए। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज ईच। तो मेरे कंपनी के टोटल कितने शेयर्स होंगे, ये 10 रुपए कैंसिल कर लो, मतलब 1 करोड़ शेयर। कंपनी के कितने शेयर्स है, 1 करोड़ शेयर, यानी कितने रुपए का कैपिटल है ऐसा पूछा, तो अपन क्या करेंगे, 10 करोड़ शेयर्स इंटू 10 रुपीज का एक था, यानी टोटल 10 करोड़ का मेरे पास कैपिटल, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ये एक शेयर की वैल्यू है, और ये नंबर ऑफ शेयर्स, क्या है ये, नंबर ऑफ। तो 10 करोड़ 1 रुपए के 10 रुपए के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं अपनी कंपनी को, मेरी कंपनी को 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में बेचनी, ठीक है। इसमें से किसी पर्सन ने 10 परचेज किए, तो वो हो गया 10 शेयर्स का शेयर होल्डर। क्या होल्ड किया उसने, शेयर होल्ड किया, ठीक है ना, इसलिए वो क्या हो गया, 10 शेयर का शेयर होल्डर। उसने 50 शेयर्स परचेज किए, तो वो हो गया 50 शेयर का शेयर होल्डर। उसने 10,000 शेयर होल्ड किए, तो हो गया 10,000 शेयर का शेयर होल्डर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक एक शेयरिंग है, किसका शेयरिंग है, कैपिटल का शेयरिंग है, इसलिए कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता, शेयर कैपिटल ऐसा, क्योंकि अपन पूरे कैपिटल का एक पार्ट, 2 पार्ट, 10 पार्ट, 100 पार्ट, 200 पार्ट, 1000 पार्ट, 500 पार्ट ऐसा ले लेते, ठीक है। तो अपन क्या लेते, कंपनी का शेयर लेते, ठीक है, और कंपनी क्या करती, अपने कैपिटल के शेयर्स में डिवाइडेशन कर देती, इसलिए कंपनी के शेयर कैपिटल को शेयर, कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता। अपन जो शेयर्स, अपन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको शेयर इन्वेस्टमेंट बोली जाती, और अपन कौन हुए, शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्योंकि अपन ने वो शेयर्स परचेज किए, जो भी परचेज करेगा उसको शेयर होल्डर ऐसा बोले। समझ में आया, तो शेयर मतलब समझा, शेयर कैपिटल मतलब समझा, शेयर होल्डर मतलब तुमको समझ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करना और मेरे से पूछना, तो तुम्हारे डाउट्स जरूर क्लियर करने का ट्राई करना।
जितना हमको मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे पॉसिबल। ठीक है, अब हो गया अपने को शेयर कैपिटल समझ गया, शेयर समझ गया, शेयर होल्डर समझ गया। अब कंपनी जब इस शेयर्स को सोल्ड आउट कर, किसको सोल्ड आउट करती, मार्केट में, पब्लिक, ठीक है ना। कंपनी क्या करती, अब ये टुकड़े तो बना लिए कंपनी ने, कंपनी को कितने कैपिटल होना, 10 करोड़ का कैपिटल होना। कंपनी ने एक शेयर कितने का बोल दिया, 10 रुपीज ईच। तो कंपनी को कितने शेयर बेचना है, 1 करोड़। ये 1 करोड़ कैसे आए, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 रुपए के एक शेयर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स आ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 1, और टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितने आ गए, 10, और एक शेयर कितने का आ गया, 10। समझ में आया ये। अब अपन हो गए शेयर होल्डर। कंपनी चलाने के लिए अपन ने फीचर लिख के लिया था, वहां पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। अपन लोग शेयर होल्डर्स, कंपनी शेयर्स कैसे बेचती, किसको बेचती, पब्लिक को बेचती, मार्केट में बेचती, बराबर है, शेयर मार्केट के थ्रू बेचती। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी के शेयर होल्डर बहुत सारे रहते और वो स्कैटर्ड रहते, मतलब फैले हुए रहते। ठीक है, मैंने रिलायंस कंपनी के 50 शेयर परचेस किए, तुमने 5000 परचेस किए, तुम्हारे मम्मी पापा ने 10,000 परचेस किए, अंकल आंटी ने 5000 परचेस किए। अब कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने हो गए, अपने पहचानत में 10-15 इन्वेस्टर्स हो गए या शेयर होल्डर्स हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसे दुनिया में 1 लाख लोग हैं जिन्होंने कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स परचेस करके रखे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सब लोग हम ओनर है, हम मैनेजमेंट करेंगे, हम ओनर है, हम मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा करके अगर कंपनी में चले गए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी और ओनर फैक्ट्री में बिठानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग लोग, बराबर है। शेयर होल्डर्स क्या करते, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के देते, अपने प्रतिनिधि चुन के देते कि जो लोग वहां पे मैनेजमेंट का काम कर सकते, बराबर है, जिनको बोला जाता डायरेक्टर्स। क्या बोला जाता, डायरेक्टर्स। तो कुछ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, उसकी लिमिट से वो सब अपने को कंपनी एक्ट में दी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इररिलेवेंट है, इसलिए मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। तो शेयर होल्डर्स क्या करते, डायरेक्टर्स को चुन के देते। डायरेक्टर्स कितने भी रह सकते हैं, 10, 20, 50, और उनको एक साथ कलेक्टिवली उन सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा बोला जाता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का डे टू डे ट्रांजैक्शन देखने, डे टू डे मैनेजमेंट करने का काम करते। इनको शेयर होल्डर्स अपने सारे राइट्स दे देते कि तुम लोग अब हमारे कैपिटल का यूटिलाइजेशन बिजनेस चलाने के लिए करो, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव तुमको मानते। समझ में आया। इसलिए अपन ने पढ़ा शेयर मतलब क्या, शेयर कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट मतलब शेयर। शेयर कैपिटल मतलब क्या, शेयर से कलेक्ट होने वाली पूरी अमाउंट, उसको अपन शेयर कैपिटल ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने शेयर होल्डर पढ़ा। शेयर होल्डर मतलब कौन, जो शेयर्स को होल्ड करता, उसको अपन शेयर होल्डर ऐसा बोलते हैं। शेयर होल्डर सब लोग बिजनेस में नहीं जा सकते, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के देते हैं, जिनको डायरेक्टर्स ऐसा बोला जाता है। डायरेक्टर्स एक से ज्यादा रहते, इसलिए उनको कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। समझ में आया। तो ये था दिस। ठीक है, अब अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ी, जो पढ़ी शेयर कैपिटल। ठीक है ना। तो तुम लोगों की बुक में, 12th की बुक में क्या दिया है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पीडीएफ होंगी स्टेट बोर्ड की, तो वो डाउनलोड कर लेना, उससे तुमको
कुछ नहीं। ठीक है, अपने को पढ़ना है शेयर कैपिटल के टाइप्स। सबसे पहला टाइप है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इसको बोला जाता रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल या बोला जाता नॉमिनल कैपिटल। क्या बोला जाता है? नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या ऑथोराइज शेयर कैपिटल, या मराठी में बोले तो अधिकृत भाग भांडवल। भाग मतलब शेयर, मतलब पार्ट, मतलब हिस्सा, ये मतलब एक पार्ट। ठीक है, एक यूनिट, स्मॉल यूनिट। समझ में आया? तो इसको ऐसे 3 नामों से पहचाना जाता। जैसे अपने को टिंकू पिंकू बिंकू कोई भी नाम से घर पे बोलते, स्कूल में अलग नाम, फ्रेंड्स में अलग नाम, तो अपने क्या हो गए अलग अलग नाम। वैसे इसके भी क्या है? अलग अलग नाम। तो क्या? नॉमिनल, रजिस्टर्ड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको ये नाम लिखने का, इसका ये नाम रखने का कुछ मीनिंग, बराबर है? अपन लोग अपने फ्रेंड्स को पूछते, बताते हैं नाम ये है, तो उसका मीनिंग क्या है, बराबर है? अपन जानना चाहते ना, तो और कोई नहीं बता पाया तो अपन उसको हंसते, क्या देखो तेरा नाम का मीनिंग नहीं पता, क्या काम कर, बराबर है? जैसे मेरे को किसी ने पूछा कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है, मेरा नाम का मीनिंग है, मेरा नाम है प्रिया, नाम का मीनिंग है क्या? मीनिंग होगा प्रिया नाम का कि जो सबको अच्छी लगती। ठीक है, तो अब मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम ऐसा रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनका नाम रख दिया नॉमिनल, रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो अपन इसका नामकरण ऐसे क्यों हुआ वो पढ़ लेते। इसका नाम इसलिए ऐसा हुआ कि जब कंपनी रजिस्टर्ड की जाए, कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है, अपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो जब कंपनी रजिस्टर की जाती तो कंपनी को तब कुछ अमाउंट एज अ बेसिक कैपिटल, एज अ नॉमिनल, हम कितना कैपिटल हमारे लाइफ टाइम में रेज करेंगे, लाएंगे और बिजनेस चलाएंगे, ये बताना है, बराबर है? तो जब रजिस्ट्रेशन के टाइम जो अमाउंट अपन ने एज अ कैपिटल लिखी है उसको बोला जाएगा, वो रजिस्टर हो गया ना फिर आरओसी के पास। आरओसी मतलब कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये एक ऑफिसर रहता जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का, तो उसके पास हम अपना कैपिटल क्या हो गया? रजिस्टर। ठीक है, जो रजिस्टर हुआ उतनी मान्यता, उतना एक्सेप्टेंस अपने को मिलेगा, उतनी अथॉरिटी अपने को मिलेगी, इसलिए उसको बोला गया ऑथोराइज। ठीक है, और उतना ही कैपिटल वो अपनी क्या है, उतनी वैल्यू अपन कैपिटल बोल के रेज कर सकते या ला सकते, इसलिए उसको बोला जाता। समझा? तो कभी भी जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो दिल से पढ़ो, ठीक है, और उसको समझने का कोशिश करो। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। जितने क्वेश्चन लाइफ में तुम लोगों के सामने अराइज होंगे उतना ज्यादा क्लियरेशन तुमको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, हर कंसेप्ट का होगा। अगर ये सोच के छोड़ दिया कि टीचर बताएंगे फिर अपन याद रखेंगे, बाकी लोग तो हंसते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो वो चीजों को फिर कोई वैल्यू नहीं। अगर तुमको स्किल डेवलप करना है, लाइफ में आगे जाना है, तो तुमको हर चीज, हर क्वेश्चन का आंसर पता होना। ठीक है, तो ऐसे पढ़ो शिद्दत से कि वो ध्यान में रहे, और कभी भी किसी ने भी पूछ लिया तो अपने को उसको बता देना। ठीक है, तो ये था नॉमिनल, रजिस्टर और ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे मैंने बोला कि कंपनी लाइफ टाइम में इतना ही कैपिटल रेज कर सकती, इसलिए इसको नॉमिनल अमाउंट या तो रजिस्टर कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल ऐसा बोला जाता है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी लाइफ में इन्वेस्ट या लाइफ में इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर सकती। ठीक है, अब कंपनी ने, अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि अपनी कंपनी को कितना कैपिटल लगाना है? 10 करोड़। अपन ने एक शेयर की, एक पार्ट की वैल्यू कितनी डिसाइड की है? 10। तो अपने नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 करोड़, है ना? 1 करोड़ शेयर्स अपने को लाइफ टाइम में बेचने।
पड़ती, देनी पड़ती और बतानी पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ऐसा आ सकता किसी कोई लोगों के माइंड में कि मैडम हमको यही नहीं पता है, आप बोल रहे हो कि रजिस्टर कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में बताना है, हमको क्या मालूम बिजनेस चालू करते वक्त कितनी अमाउंट लगने वाली है। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक नॉमिनल अमाउंट रहती, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट कंपनी को रजिस्ट्रेशन के वक्त जो रजिस्टर करने वाले लोग हैं उनको बतानी ही पड़ती, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, समझा? तो ये अमाउंट लिखते वक्त इसकी स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ती, बराबर है? तो अपनी जितनी कैपेसिटी होंगी उस हिसाब से अपन इसकी स्टैंप ड्यूटी पे करके उतनी अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। शेयर कैपिटल के 1%, 2% ऐसे कुछ तो भी स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, इसलिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा भी नहीं लिखी जाती। नहीं तो कोई क्या बोलेगा तो मैडम ये अगर चेंज नहीं हो सकता तो आज ही अपन क्या करते हैं 1000 करोड़ लिख देते। ठीक है, 1000 करोड़ तो तुम लिख दोगे, लिखना नहीं, सिर्फ उसकी क्या पेड करनी है स्टैंप ड्यूटी, इसलिए अपन इसकी अमाउंट मैक्सिमम भी नहीं लिख सकते। और फिर बोलेंगे कि मैडम अपन क्या करते हैं ये अमाउंट बहुत कम लिख लेते हैं 1 लाख रुपीज, है ना, और लगी और बढ़ा लेंगे, और लगी और बढ़ा लेंगे, और लगी और बढ़ा लेंगे, तो अपने को स्टैंप ड्यूटी कैसे लगेंगी मैडम आज कम लगेंगी। लेकिन जब इसको बढ़ाना है तो इसके बहुत सारे क्लॉजेस है, बहुत सारे रूल्स, और वो रूल्स फॉलो करने के लिए जितने शेयर होल्डर्स है उनको सबको मीटिंग में बुलाना पड़ता और फिर चेंज करना पड़ता। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को हर महीने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लगते गए, तो अपन हर महीने मीटिंग बुलाएंगे, इतने लोगों को बुलाएंगे, इतने लोगों को पेमेंट करेंगे, उनका सबका खर्चा करेंगे मीटिंग अरेंजमेंट का, तो अपने को उससे ज्यादा खर्चा लग जाएगा जितना कैपिटल बढ़ाना है। इसलिए ये अमाउंट एकदम कम भी नहीं और एकदम ज्यादा भी नहीं लिखी जाती। ठीक है, चलिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब अपन ने यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में 10 करोड़ रुपए अपने को कैपिटल लगेगा, ऐसा अपन ने अज्यूम करके एक मिड रेंज डाल दी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अब कंपनी क्या करती, इसमें से कुछ कैपिटल मार्केट में बेचने लगी, है ना, शेयर्स बेचने पड़ेंगे ना अपने को, 10-10 रुपए का एक, नहीं तो 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक, ऐसे अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, कंपनी की प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होती है, इसका प्रोस्पेक्टस बनता, माइटी पत्र बनता, और उसके थ्रू वो सब चीजें की जाती। ऐसे सिचुएशन में अब क्या हुआ, कंपनी को ये कैपिटल रेज करना है, ये इतना कैपिटल रेज कर सकते हैं, इसमें से कुछ कैपिटल, सपोज कंपनी ने सोचा कि अपन 2 करोड़ का कैपिटल जमा कर लेते, क्या कर लेते, 2 करोड़ रुपीस का कैपिटल ले लेते। ठीक है, 2 करोड़ रुपीस अगर अपने को जमा करने हैं तो अपने को कितने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, 2 करोड़ डिवाइड बाय 10। ठीक है ना, तो ये आ गए 20 लाख शेयर आए क्या। अब कंपनी ने क्या सोचा, 1 करोड़ शेयर्स में से 20 लाख शेयर्स बेच दिए जाए, या 2 करोड़ के 10-10 रुपए वाले 20 लाख शेयर्स मार्केट में बेच दिए जाए, है ना। तो इस चीज को अपन बोलेंगे इशूड कैपिटल। अपन ने क्या किया, ये कैपिटल इशू किया, मार्केट में लाया। अब रिमेनिंग अमाउंट अपने को जरूरत नहीं है तो अपन मार्केट में बेचेंगे क्या, नहीं, तो वो हो गया अनइशूड कैपिटल। क्या हो गया वो अनइशूड कैपिटल। बोलो फिर 1 करोड़ के शेयर्स में से 20 लाख गए तो 80 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 80 लाख @10, या तो रुपीस में लिखना है तो 8 करोड़ के शेयर्स मेरे अभी अनइशूड है। उसके बाद अब कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स, तो वो शेयर्स अपन परचेस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। अपन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना भी सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए भी मैं सेशन बनाऊंगी, अपन वो भी बताएंगे। और अब इस तो इशूड कैपिटल में अपन ने 20 लाख शेयर्स बेचने लिए। अब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि अपन ने 20 लाख शेयर्स बेचने निकाले तो 20 लाख की 20 लाख मार्केट में सोल्ड आउट ही होंगे।
वजह से कुछ कैपिटल सब्सक्राइब हो सकता, तो कुछ कैपिटल बेचा नहीं जाता, मतलब अनसब्सक्राइब रहता। सपोज 20 लाख शेयर्स मैंने बेचने निकाले थे, उसमें से 18 लाख शेयर्स लोगों ने मेरे से डिमांड कर लिया, मतलब कंपनी से डिमांड कर लिया, तो ये क्या हो गए? सब्सक्राइब शेयर्स। ठीक है, और जो नहीं बेचे गए वो क्या हो गए? अनसब्सक्राइब शेयर्स। 2 लाख शेयर्स अपने नहीं बेचे, समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। 18 लाख शेयर्स @10 ईच, मतलब 1,80,00,000 का कैपिटल अपना सब्सक्राइब हो गया, और अनसब्सक्राइब 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली बेचे गए हुए शेयर्स वो नहीं बेचे। कभी कभी ऐसा होता, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल या इश्यू कैपिटल से कभी कभी ज्यादा भी हो सकता, क्योंकि लोग अलग अलग है। एक कंपनी है, वो कंपनी में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कंपनी ने 20 लाख शेयर बेचने निकाले ना, लोग 25 लाख तक शेयर्स की डिमांड लोगों से आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में इसके 3 टाइप्स होते, फिर से इसका सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब जहाँ पे अपने को 20 लाख शेयर्स बेचने थे वहां पे डिमांड आ गई 25 लाख शेयर्स की, तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब ये जो सिचुएशन मैंने बताई कि 20 लाख बेचने थे शेयर्स, 18 लाख की डिमांड हुई, 2 लाख की नहीं, तो वो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। या तो फुल्ली सब्सक्राइब, तो फुल्ली सब्सक्राइब में 20 लाख बेचने थे, 20 लाख मांगे, तो ऐसे केस में अनसब्सक्राइब होंगे। समझ में? अब इसके भी फर्दर टाइप्स होते, कॉल्ड अनकॉल्ड और रिजर्व। कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, ऐसे इसके 3 है। अब ये क्या है? ये काम है, जैसे कंपनी ने 18 लाख शेयर्स को बेच दिए, ऐसे सिचुएशन में कंपनी ये 10 रुपए एक ही बार नहीं मंगवाती, एक बार पूरे 10 रुपए नहीं मंगवाती, क्या करती? इसके इंस्टॉलमेंट बना ले, कि पहले जब तुम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मनी अप्लाई करेंगे तो 2 रुपए देना, जब हम आपको शेयर्स एक्चुअली बेचेंगे तब 3 रुपए देना, फिर हम बाद में तुम लोगों से पैसे मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल, जब तुम लोग हमको 5 रुपए देना, मतलब अपन ने क्या किए? इसके इंस्टॉलमेंट कर दिए, पहले 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 5। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी ऐसा कर सकती, जितनी जरूरत है उतने पैसे पहले कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉल्ड अप, कंपनी ने मंगवाए कितने? अप्लाई करते वक्त ही 2 रुपए देने, तो 2 रुपए एप्लीकेशन मनी बोल के आएंगे, मतलब वो कॉल्ड अप हो गया। उसके बाद कंपनी ने शेयर्स एक्चुअली शेयर होल्डर को अलॉट किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, दिए, तब कंपनी ने बोला 3-3 रुपए दे दो, तो ऐसे सिचुएशन में 18 लाख शेयर होल्डर्स ने अपने को 5 रुपए दे दिए। अपन ने मंगवाए, कंपनी ने मंगवाए भी कितने? एप्लीकेशन करते वक्त कितने दे देना, हम आपको शेयर्स बांटेंगे जब इतने दे देना। ठीक है, तो अपन ने 18 लाख शेयर्स बेचे, सब्सक्राइब लोगों ने किए, अपन ने 5 रुपए के हिसाब से उनसे मंगवाए। ठीक है, समझ में आया? अब कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी मंगाया, तो एक शेयर होल्डर का जिसके पास 1 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स थे? 1 लाख, उसने ये 3 रुपए दिए, तो ये क्या हो गया? ये कॉल्ड समझा? हाँ, अब मेरे को बोलो कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए? नहीं है अभी तक, ये मंगवाए क्या? नहीं। अब कंपनी क्या करती, कभी कभी ये 5 रुपए में भी डिवाइड
बंद होगी या बहुत अनसर्टेनिटी होंगी तभी अपन 1 रुपया मंगवाएंगे। तो ये 1 रुपया, ये 5 रुपए जो कंपनी ने मंगवाए नहीं, वो क्या हो गए? अनकॉल्ड। मंगवा कितने लिए? 2 रुपए और 3 रुपए, 5 रुपए आ गए। ऐसे अब मंगवाए कितने? नहीं, 5 रुपए, वो क्या हो जाते थे? सीधा सीधा अनकॉल्ड। पर कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम 1 रुपया कभी मंगवाएंगे नहीं। तो 18 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से ये क्या हो गए? अनकॉल्ड। और 18 लाख रुपए पे 18 लाख शेयर्स के 1 रुपया अपन कभी नहीं मंगवाने वाले हैं, वो हो गया रिजर्व। कितना मंगवाएंगे अपन? 4 रुपए मंगवाएंगे। पर मंगवाए अभी तक, कॉल किए नहीं, कंपनी ने बोला कि हमको दो नहीं। कंपनी ने क्या बोला? 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम देना, 2 रुपए हम 3 रुपए हम जब आपको शेयर देंगे तब देना, या हम मंगवाएंगे तब देना। अभी अपन ने कंपनी ने अपने से मंगवाए नहीं, तो ये क्या है? कंपनी के लिए अनकॉल्ड। और ये क्या हो गया? कंपनी ने रिजर्व रख लिया। एक समझ में आया? तो ये हो गया रिजर्व कैपिटल। समझा? तो कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व। कॉल्ड अप कंपनी ने जितने मंगवा लिया, अनकॉल्ड कंपनी ने नहीं मंगवाए, रिजर्व कंपनी ने रिजर्व रख लिया। ओके, फर्दर ये कॉल्ड अप कैपिटल के टाइप, ठीक है? कॉल्ड अप कैपिटल के क्या होते हैं? टाइप्स। कौन से टाइप्स होते हैं? देखो यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। कॉल्ड अप शेयर्स पे 2 टाइप्स है, पेड अप और अनपेड। कौन से टाइप होते हैं? पेड अप और अनपेड, ठीक है? अपन ने 18 लाख लोगों को बोला कि 5 रुपए देना, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में 17 लाख लोगों ने तो 5 रुपए दे दिए। 17 लाख शेयर होल्डर्स ने या शेयर्स के बदले अपने को 5 रुपए रिकवर हो गए। 1 लाख शेयर्स जिस शेयर होल्डर ने लिए थे उसने अपने को 2 ही रुपए दिए, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया 2 रुपए अप्लाई करते वक्त। अलॉटमेंट मनी एक पर्सन था जिसने 1 लाख शेयर्स परचेस करे थे, उसने दिया। या तो 10-15 लोग थे जिनसे 1 लाख शेयर्स के 2-3 रुपए आने थे, जो कि उन्होंने अभी तक पेड किए नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में 1 लाख शेयर्स के 3 रुपए अपने को मिले नहीं, तो वो क्या हो गया? अनपेड, या फिर इसको बोला जाता फॉल्स इन एरियर्स, अनपेड। समझ में आया? ये पेड अप कितने लोगों ने? 17 लाख शेयर्स के 5 रुपए के हिसाब से आ गए। 1 लाख के 2 रुपए आए, तो इसकी टोटल कर लेंगे, इंटू करके उतनी अमाउंट अपने को मिल गई। कितने अमाउंट अपने को मिली? समझ में आया? तो ये थे शेयर कैपिटल के टाइप्स। इसको प्रॉपर्ली लिखना, नहीं समझा तो फोन करके पूछो, ठीक है? ये बार बार होते रहेगा वैसे तो, क्योंकि ये समझना सबसे मेन, ठीक है? चल हो गया। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया। थोड़ा सा लिमिटेशन ऐसा है कि कैमरा के सामने बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? पर मैं मेरे हिसाब से पूरा ट्राई करूँगी। अपन अभी मेन अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपन ने पढ़ा शेयर मतलब क्या, शेयर कैपिटल मतलब क्या, ठीक है? फेस वैल्यू मतलब क्या, ठीक है? उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या, डायरेक्टर्स मतलब क्या, उसके बाद शेयर कैपिटल के टाइप्स, उसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब क्या, सब्सक्राइब मतलब क्या, अनसब्सक्राइब मतलब क्या, उसके बाद इशूड क्या, अनइशूड क्या, सब्सक्राइब क्या, अनसब्सक्राइब क्या, कॉल्ड अप क्या, अनकॉल्ड क्या, रिजर्व कैपिटल क्या, पेड अप क्या और अनपेड क्या। इतनी सारी कंसेप्ट अपने पढ़ी। अब इतनी कंसेप्ट तो पढ़ ली, पर शेयर्स के जो टाइप्स होते हैं कि कंपनी किस नाम से शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, कि शेयर्स ही उनका नाम है, तो शेयर्स के 2 टाइप होते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल अलग चीज है और
टाइप्स ऑफ शेयर्स अलग थी, बहुत बच्चे इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और अपन ने अभी लिख के लिया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। मेनली कंपनी के शेयर्स के मेनली अभी तक दो ही टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये मेन दो टाइप्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल को बोला जाता सर्वसाधारण भाग, मराठी में इसको बोला जाता सर्वसाधारण भाग, मतलब जो सबके लिए अवेलेबल है, जिसको नॉर्मल सारे राइट्स है, उनको बोला जाता इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का फीचर है कि इन शेयर होल्डर्स को, मतलब जो लोग इक्विटी शेयर्स होल्ड करेंगे, उन शेयर होल्डर्स को ओनरशिप राइट्स मिलेंगे, उसके साथ इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट मिलता वोटिंग राइट, मतलब जब भी कोई डिसीजन कंपनी लेगी तो उसमें ये लोग अपना ओपिनियन देंगे, बराबर है। और ओपिनियन कैसे देंगे, वो वोटिंग करके अपना ओपिनियन देंगे। तो इनको सबसे इसेंशियल राइट मिलता वोटिंग। वोटिंग मतलब वोट करना, अपना इंटेंशन बताना, अपना इंटरेस्ट बताना। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा ऐसी गारंटी नहीं है। शेयर जैसे अपन सोल प्रोप्राइटर, तो शेयर अपने कैपिटल अपने को क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता। ठीक है, अगर अपन पार्टनरशिप बिजनेस में है तो पार्टनर्स को क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता, बराबर। वैसे ही अगर अपन ने कंपनी में शेयर होल्डिंग करके रखी है तो कंपनी को जो प्रॉफिट मिला उसको प्रॉफिट बोला जाता, लेकिन वो शेयर होल्डर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता तो उसका नाम डिविडेंड हो जाता, बराबर है। उसका नाम क्या हो जाता, डिविडेंड हो जाता। तो शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता, रिटर्न मतलब वापस मिलता, शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, उसको बोला जाता डिविडेंड, बराबर है। तो तुमको ऑब्जेक्टिव में भी इसका हेल्प होगा कि शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स देते, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स देते, इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के बदले क्या मिलता, डिविडेंड मिलता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर तुमको एग्जाम्पल में सिर्फ शेयर वर्ड यूज किया है या कहीं भी सिर्फ शेयर वर्ड यूज किया है तो उसका मीनिंग होता है इक्विटी शेयर। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे लाइफ में कभी भी कंपनी को रीपेमेंट करने की कोई लायबिलिटी नहीं है, बराबर है। फिर अपने का पैसे डूब गए, क्वेश्चन आ सकता कि मैडम अगर अपन ने इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग की, इक्विटी शेयर्स अपन ने परचेज किए और अपन ने कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोल रहे हैं कि ये 10,000 रुपए अपने को कभी वापस नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। कंपनी डूब भी गई तो भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कंपनी डूबी तो तुमको घर से भी कुछ देना नहीं है। इसलिए अपन ने कंपनी का एक फीचर पढ़ा था, क्या पढ़ा, लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब अपनी लायबिलिटी अपन ओनर होने के बावजूद कितनी है, 10,000, जितनी अपन ने इन्वेस्टमेंट की है उतनी।
मंगवाए 2 रुपए। अब मेरे को पता है कि मेरी कंपनी डूब रही है, मेरे को 2000 रुपए नहीं देना है, तो ऐसा ऑप्शन शेयर होल्डर्स के पास अवेलेबल नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी टैक्स में और जो कायदे में लिख दिया वो लिख दिया, उसको चेंज नहीं कर। अपने को पता है कि अपने 2000 रुपए डूबने वाले, तो डूबने वाले, कंपनी डूब रही है, फिर भी अपने को पे करने पड़ने वाले हैं, नहीं तो कंपनी अपने पे केस फाइल कर सकते हो अपने से 2000 रिकवर। इसलिए अपनी लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी है? अपने होल्ड किए हुए शेयर्स के फेस वैल्यू के अमाउंट का, बराबर है। फेस वैल्यू मैंने बताई थी, जो कंपनी डिसाइड कर देती उसको फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू अलग, मार्केट में जो प्राइस चल रही है शेयर्स की वो अलग तरीके से डिसाइड होती है। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपने फेस वैल्यू को डिसाइड कर लेती। कभी कभी 1 रुपए भी देती, 10 रुपए भी देती, 100 रुपए भी देती, अलग अलग देती एक शेयर में। तो अपने 1010 रुपए वाले इशू किया, अपने को टोटल देना कितने हैं? 10। अपने को कंपनी ने मांगे कितने हैं? 8। अपने को मालूम है कंपनी डूब रही है, फिर भी अपने को देना कितना है? 2 मैक्सिमम। अपने को कितने पेड करने हैं? 10। इससे ज्यादा पे करने की लायबिलिटी अपने पे नहीं है, इसलिए कंपनी का फीचर है लिमिटेड। लिमिटेड कहाँ तक है? नंबर ऑफ शेयर्स के फेस वैल्यू तक। ये ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को पूछा, ठीक है? समझा? 1000 × 10 तो इनको रीपेमेंट में भी कोई रीपेमेंट कर होगा क्या कैपिटल का? नहीं। हाँ, अगर कंपनी के पास वाइंडिंग अप के टाइम, बंद होते टाइम पैसे बच गए तो जितने बचे उतने इनको मिलेंगे, जितने शेयर होल्डर से सब पे डिवाइड हो जाएंगे इक्वली, ठीक है? तो वो सब कैलकुलेशंस फिर होते, ठीक है? पर इनको कोई श्योरिटी नहीं देती कि हम आपको डिविडेंड देंगे, हम आपको कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं। पर इनको वोटिंग राइट्स रहते, ये सारे डिसीजंस लेने का काम करते, मैनेजमेंट को डायरेक्शन करने का काम। ऐसे शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा बोला, ठीक है? इसके साथ ही एक दूसरे टाइप के शेयर्स इशू होते हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा बोला जाता है। प्रेफरेंस शेयर, देखो प्रेफरेंस मतलब क्या? फर्स्ट राइट, बराबर है। तो इनको क्या है? फर्स्ट राइट। ये इनसे ज्यादा सिक्योर्ड है। ये कौन से है? सिक्योर्ड। क्यों सिक्योर्ड है? इनको इनसे पहले डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले डिविडेंड मिल जाता। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले कैपिटल का रीपेमेंट हो जाता, बराबर है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिल जाता। इनको मिलो चाहे मत मिलो, इनको कोई चिंता नहीं, इनको जितना एग्री किया है उतना देना ही पड़ता, प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ठीक है? क्योंकि ये कम्युलेटिव नेचर के लिए, ठीक है? तो इनका डिविडेंड कम्युलेटिव नेचर का रहेगा। जब नहीं प्रॉफिट है तो भी वो जमा होगा, पेमेंट कब होगा? जब प्रॉफिट होगा तब होगा, पर डिविडेंड तो इनको हर साल का जरूर मिलता, इसलिए इनको क्या है? प्रेफरेंस। इनको देना कंपलसरी, इनको देना कंपलसरी, ठीक है? तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती तो इसके परसेंटेज के साथ इशू करती। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10 हो, 5 हो, 15 हो, जो डिसाइड किया उतना डिविडेंड इनको प्रेफरेंस में, मतलब पहले, किसके पहले? इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलने के पहले इनको डिविडेंड मिल जाता और इनको कैपिटल का रीपेमेंट, अगर कंपनी बंद हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में अगर पैसे बचे हैं तो पैसे पहले इनको पेड होते, इनको लास्ट। तो इनको रिस्क बियरर भी बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता? रिस्क बियरर। ये रिस्क लेते कंपनी, लेकिन ये लेते क्या? रिस्क नहीं। इनको काय के रहेंगे? प्रेफरेंशियल राइट अगेंस्ट डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और किसके बदले प्रेफरेंस है? इक्विटी के पहले मिलता, बराबर है।
कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सेकेंड टाइप है नॉन कम्युलेटिव। थर्ड टाइप है पार्टिसिपेटिव। फोर्थ टाइप है नॉन पार्टिसिपेटिव। फिफ्थ टाइप है बोलो रिडीमेबल। सिक्स टाइप है इररिडीमेबल। कन्वर्टेबल। सेवन टाइप है कन्वर्टेबल और एट टाइप है नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स अपने को यहाँ दिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, फटाफट से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? जिनका डिविडेंड जमा होते रहे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, कंपनी क्या करेगी? इनको पेमेंट करेंगी। ठीक है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को बोला जाता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेट मतलब जमा होना, एक्युमुलेट होना, एक साथ लेना, बराबर। अगर नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट है तो मिल जाएगा, लॉस है तो इस साल मिला क्या? नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर का भी मिलेगा और अभी का भी मिलेगा, बराबर। तो इनको क्या राइट है? कम्युलेटिव। डिविडेंड कैसा लेंगे? कम्युलेट करके लेंगे। पिछले साल का भी जिस साल लॉस है उसका नहीं मिला तो बाद में लेंगे। 2 साल लॉस हो गया, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ तो 2 साल का भी और तीसरे साल का भी, ऐसे सब। ठीक है, नॉन कम्युलेटिव जिनको ये राइट नहीं होगा, इनका प्रॉफिट है तो मिलेगा, नहीं प्रॉफिट है तो नहीं मिलेगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा टाइप? तो ये इशू करते वक्त कंपनी जब शेयर्स इशू करती, मार्केट में बेचती, तब ये टाइप पहले ही बोल देती कि हम इस टाइप के शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, उससे पता चलेगा कि कौन सा टाइप। ठीक है, तो कम्युलेटिव दिए, नॉर्मली कम्युलेटिव ही कंपनी देती, कम्युलेटिव दिए तो उनका डिविडेंड कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव मतलब एक साथ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट है तो मिलेगा, लॉस है तो उस साल नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के साल का ही मिलेगा, लॉस के साल का मिलेगा। लेकिन कम्युलेटिव में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब प्रॉफिट होगा लॉस के ईयर का मिलेगा, ठीक है ना। पार्टिसिपेटिंग मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, बराबर है। इनके कॉन्ट्रैक्ट में दिया रहता है, जब शेयर्स बेचे जाते तब इनको बोला रहता है कि हम कंपनी को अगर कोई साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो हम उसको तुमको उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया तो एक्स्ट्रा डिविडेंड आपको देंगे। मिनिमम कितना देंगे? जितना डिसाइड किया है उतना तो देंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर से तो 10%, ये क्या है उसका? कूपन रेट। ठीक है, कूपन रेट या डिविडेंड। ठीक है, तो इतना तो मिलेगा। तो कम्युलेटिव में इतना तो मिलेगा, नॉन कम्युलेटिव में जिस साल प्रॉफिट उस साल मिलेगा, जिस साल लॉस उस साल नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिव तो 10% तो हर साल मिलेंगे, लेकिन अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो गया, बहुत प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में इनको बोला रहेगा कि हम तुमको 2% पार्टिसिपेट करेंगे, फिर इनको 2% उस साल एक्स्ट्रा। समझ में आए? नॉन पार्टिसिपेटिव, इनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं, 10% बोला है 10% लो, विषय खत्म। रिडीमेबल मतलब जिनके पैसे थोड़े सालों बाद रिडीम हो जाए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपलसरी नहीं रहता कि
में शेयर्स मेरे ट्रांसफर कर सकती और पैसे ले सकती, लेकिन कंपनी मेरे से पैसे वापस नहीं लेती, शेयर्स वापस नहीं लेती, पैसे मेरे को वापस नहीं करती। मैं क्या कर सकती, मार्केट में किसी और को वो शेयर्स बेच के उसके पैसे कलेक्ट कर सकती। काय में इक्विटी। प्रेफरेंस में भी ऐसा होता, पर ट्रेडिंग बहुत कम होती प्रेफरेंस, इसलिए कंपनी पहले डिसाइड कर देती कि हम 10 साल बाद आपके पैसे रिडीम कर देंगे, परत थे या वापस देंगे, ठीक है, तो उसको रिडीम करते हैं। इररिडीमेबल, जिनका लाइफ टाइम कभी भी रिडम्पशन नहीं होगा, पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये टाइप के प्रेफरेंस शेयर बेचना अलाउड नहीं, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब जो रिडम्पशन पीरियड के बाद या एक सर्टेन पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने का जिनको राइट मिलेगा वो हो गए कन्वर्ट। बराबर है। ऑब्जेक्टिव में इन टाइप में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनका वैशिष्ट्य, इनका फीचर इनको ध्यान रखना जरूरी है। कन्वर्टेबल मतलब क्या, जो आगे जाके प्रेफरेंस से काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं होंगे, जो प्रेफरेंस ही रहेंगे, एक तो उनका रिडम्पशन हो जाएगा या तो वो पड़े रहेंगे, पड़े तो रहने का चांस ही नहीं, उनका रिडम्पशन हो जाएगा एक सर्टेन लिमिट के बाद। रिडम्पशन मतलब पैसे वापस देंगे। समझ में आया? इस तरीके से था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर कैपिटल, शेयर्स, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, इन सब की डेफिनेशन पार्ट, ठीक है। तो अब मेरे को ऐसे लगता है कि अब तुम लोगों को कुछ समझ में आया। अब अपन कल से इसकी जर्नल एंट्रीज और इसकी इशू की प्रोसीजर कल पढ़ेंगे। कल फिर आगे का अकाउंटिंग एंट्रीज लिखवा देंगे और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये समझ, ठीक है। तुमको यहाँ पे सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स है और मुझे ऐसे लगता शायद सिर्फ इक्विटी का है, पर भी कोई ज्यादा डिफरेंस में नहीं, तो अपन वो भी कवर कर, ठीक है। समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को कांटेक्ट करो, और मेरे हिसाब से मेरे को जितना कैमरे के सामने पॉसिबल है उतना मैंने ट्राई किया है, तो कुछ गलत बोला गया हो या हो जाता है कभी कभी तो उतना एडजस्ट करो, ठीक है। इतना लिख लो। लिख लिया? तो जो कोई प्रॉब्लम आया हो, जो कुछ समझ में नहीं आया हो या जो कुछ क्योरी लगी हो, वो मेरे को फीडबैक जरूर देना। ये तुम लोगों को कैसे लगा, क्या इसमें से तुमको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? जितना मेरे को लगता है कि अकाउंट्स में समझने के लिए ज़रूरत है वो मैंने कर दिया है। बाकी तेरी सब्जेक्ट्स में इसका फुल डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे ये पूरा अच्छे से है, तो वो उस चीज़ के लिए है। बट यहाँ पे अकाउंट्स में जितना है उसका बैकअप मैंने बना दिया है। तुम लोग इसको रीड करो और समझने की कोशिश करो। जो प्रॉब्लम आएगा वो मेरे को मैसेज करो कि मैम ये एक्स्ट्रा टॉपिक हमारा कवर कर दो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है या जो कुछ है, ठीक है। अपन 12 को अकाउंटिंग एंट्रीज को स्टार्ट करें।